जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं डॉक्टर गीता गीता कोचर, जो बहुत 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 तगड़ी सी नजर रखती हैं चाइना के अंदर, नेपाल के अंदर। आपने सबने हमने सीखा है मैम से अबाउट नेपाल और नेपाल में क्या क्या हो रहा था, और उसके साथ साथ वो चाइना पे भी बहुत बहुत तगड़ी नजर रखती हैं। आज मैं उनसे जो पूछने वाला हूँ, जो कॉमन नैरेटिव बन चुका है चाइना में से, रूमर्स निकलते हैं कि भाई शी जिनपिंग को ये हो गया, वो हो गया। राइट फ्रॉम हैविंग अ स्टमक अपसेट टू हैविंग कैंसर, सारी चीजें वहां पर आ चुकी हैं। और ये चीजें इनका प्रेसिडेंट भी है, क्योंकि हमने पुतिन साहब के बारे में भी ये चीजें सुनी है। तो इसमें क्या सच्चाई है, कितनी रियलिटी है, कितना फेक है, क्या है, आइए समझते हैं। मैम नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड मैं आपसे जो पूछने वाला हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। कहीं ना कहीं कुछ सच्चाइयां भी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, बट जस्ट द शेयर फैक्टर कि ये जो रूमर्स हैं ये चाइना में से बाहर निकल रहे हैं। पहले उसमें बताइए, इजंट दैट इंटरेस्टिंग? Thank you, Namaskar to your viewers. Thank you, Adi, for inviting me to your channel. As usual, बहुत मजा आता है आपके चैनल पे आना, और बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे आपके, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। मतलब सुनने लायक है, चाहे कई थोड़े बड़े भी होते हैं। मुझे लगता है कि उनको पूरा सुनूं और उस डिस्कशन में इन्वॉल्व हूं कि क्या चल रहा है। थैंक अब यू। आते हैं कि र्यूमर्स के ऊपर। यस, यू आर राइट। शी जिनपिंग के ऊपर बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे हैं, साल 2 साल से चल रहे हैं। कभी कूप के, कभी उसके कैंसर के, ये वो विल डिस्कस, वो हम आगे बात करेंगे इस बारे में। लेकिन ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चाइना में वेपो पे, जो उनका ट्विटर की तरह है या वीचैट है, इन पे ये सब चीजें चाइनीज लोग ही लिख रहे हैं और स्प्रेड हो रही हैं, जो कि एक बहुत ये आम बात नहीं है, क्योंकि चाइना का पूरा नेटवर्क, जो सोशल मीडिया है, वो भी बहुत तरीके से कंट्रोल्ड है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कोविड जो एंड हुआ ऑलमोस्ट स्टेज, जब उन्होंने फिर से लॉकडाउन कर रखा था लास्ट ईयर, उस टाइम से ही लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, स्ट्रीट पे आने लग गए, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अगेंस्ट बोलने लगे, एंड फाइनली इनको लॉकडाउन खोलना पड़ा चाइना को। और अब ये शी जिनपिंग के बारे में इतना ओपनली स्प्रेड होता है। और इस वक्त सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज ये हुई है कि ये सिर्फ चाइनीज सोशल मीडिया पे ही नहीं हो रहा है। कल की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज अगर आप सुने, और आपके व्यूअर्स ये जान के बड़े हैरान भी होंगे, कि बहुत सारे चाइनीज लोगों ने यूएस एम्बेसी की जो वेपो है उसके ऊपर ट्विटर पे ये लिखना शुरू कर दिया कि स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, हमें हेल्प करो, हमें हेल्प करो। और चाइनीज ने एज जैसे मैं बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया कंट्रोल्ड होता है, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने वहां के सारे पोस्ट डिलीट करने शुरू किए और उनको कंट्रोल करना शुरू किया। तो सारे चाइनीज जो है इंडियन एम्बेसी की साइट पे जाके बोलना शुरू हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट 70,000 ट्वीट्स आ गए इंडियन एम्बेसी के ऊपर भी, कि भैया हमें हेल्प कीजिए, हम ये स्टॉक मार्केट का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा। तो ये एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि अब ऐसा चाइना में क्या हो पा रहा है कि गवर्नमेंट उतना कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मतलब यंगस्टर्स और जो भी सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया इतना पावरफुल होता जा रहा है कि कितना भी चाइनीज गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वो नहीं हो पा रहा है। और र्यूमर्स तो खैर है ही, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो मैम कहाँ से शुरू करें? चलिए, आपने इसमें बात करी है स्टॉक, ये जो स्टॉक मार्केट के बारे में, चलो उसमें बात कर लेते हैं। एक दो चीजें निकली। पहले तो एक बंदे ने ट्वीट लिखा कि भाई हमारी ट्वीट, क्या जो भी वीब क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नहीं पता, व्हाट डू दे कॉल इट, वेपो, वीब, वेपो या व्हाटएवर। तो ये उसने एक एक पोस्ट सा डाला, उसने बोला कि भाई हमारी स्टॉक मार्केट जा रही है। 175 मिलियन पीपल सॉ दैट एंड रिएक्टेड टू इट। तो ये तो एक, आई मीन, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को समझ में नहीं आया ये हुआ क्या। उसके बाद सेकंड स्टोरी निकली कि ये ऐसा यूएस एम्बेसी में होना शुरू हो गया, इंडियन एम्बेसी में जाके ये सब चीजें हुई हैं। एंड कहीं ना कहीं इससे आपको व्हाट व्हाट डज इट शो यू? अब ये रूमर हो सकता है, ठीक है, उनकी स्टॉक मार्केट की हालत खराब है। उसके बारे में मेरा एक छोटा सा जोक है, शी जिनपिंग ने शाम को लेक्चर दिया स्टॉक मार्केट वालों को कि साहब देश की भलाई करो, प्रॉफिट का मत देखो। उसने अपना कंप्यूटर करा बंद, घर गया, बीवी ने थोड़ा सा उसको हॉटपॉट पिलाया पिलाया, खाया पिया, दोनों सो गए। सुबह उठा, स्टॉक मार्केट ऑन हुई, $6.3 ट्रिलियन, कुछ गॉन। नहीं, हुआ भी कुछ इसी तरीके का है। मतलब आपकी स्टोरी जैसा नहीं हुआ, लेकिन रियल में स्टॉक मार्केट का ऐसे ही कुछ हुआ है कि बहुत ज्यादा क्रैश की, और
फिर शायद गवर्नमेंट ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया इसके फिगर ऐसे मत निकालिए, तो फटाक से वो जो फिगर है वो अप हो गए और स्टॉक मार्केट स्टेबलाइज हो गई यू नो इस टाइप का कुछ कुछ चल रहा है शंघाई और शांतुंग की स्टॉक मार्केट का। लेकिन रियलिटी ये है कि रियल स्टेट बहुत बुरी हाल में है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो अभी निकल के आई है वो है जीडीपी फिगर्स के ऊपर। हम लोग ये मतलब अंदाजा लगा रहे हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट जैसे बोल रही है कि 5 से 6% हमारा लास्ट ईयर जीडीपी ग्रोथ हुआ था और इस टाइम भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन जापान के एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये निकाला है कि चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो लास्ट ईयर नेगेटिव में था। निकी चाइनीज नेटवर्क का एक रिपोर्टर है, उसने ये जापानीज रिपोर्टर, उन्होंने ये रिवील किया है और कंफर्म किया है कि चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो लास्ट ईयर एक्चुअली नेगेटिव था। और उसी को सपोर्ट में बोलते हुए एक सानकी शिम्बुन करके एक स्पेशल रिपोर्टर है, उसका नाम है तामुरा हिदियो। उसने भी ये कंफर्म किया है कि जीडीपी जो है बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था लास्ट ईयर। तो एक्चुअली चाइना में इकोनॉमिक एक डिक्लाइन में है, क्राइसिस आ रहा है। अब ये सिर्फ रियल एस्टेट का नहीं है, बैंक्स बहुत ज्यादा बैंकरप्ट हो रहे हैं, उनको डेप्ट का बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है। स्टिल शी जिनपिंग जी बोल रहे हैं कि नहीं आप लोन्स और दीजिए। बीआरआई हमें पता है कि उसके लिए बहुत सारे लोन्स लिए जा रहे हैं बैंकों से। तो डेप्ट क्राइसिस बहुत हो रहा है। ऊपर से अगर आप देखेंगे कि रियल एस्टेट तो हम बता ही रहे हैं, कई जो कंपनीज हैं वो सारी डूब चुकी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, पॉवर्टी रेट के जो टारगेट्स थे वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे। वेरी इंटरेस्टिंग एक ये स्टोरी थी कि पीपल्स डेली ने एक पब्लिश किया था कि हम लोग चाइना की जो इकोनॉमी है बहुत हाई उस पे जाएगी, और वो अब उसी स्टोरी को मतलब 2024 तक वो पहुंच जाएगी, यानी कि इस साल चाइना की इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी। और ये पीपल्स डेली का 2-3 साल पुराना एक रिपोर्ट था। अब पीपल्स डेली ने उस रिपोर्ट को गायब कर दिया अपनी वेबसाइट से। इसके चलते क्योंकि बहुत लोगों ने उस रिपोर्ट को वापस सोशल मीडिया पे दिखाया और ये बोला कि होप रखिए, अभी तो 2024 शुरू हुआ है, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि पीपल्स डेली ने बोला है। लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ये सब चीजें बहुत इफेक्ट कर रही है अब नेचुरल है कि बहुत लोग उस चीज को बोलेंगे। अब आप जैसे बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे बोला, यूएस एम्बेसी की वेबसाइट पे डाला, वेपो पे डाला, इंडिया की उसमें डाला। तो नेचुरली हमें ये नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोगों में एक इनसिक्योरिटी आने लग गई है। लोग अपना पैसा खर्च करना बंद कर चुके हैं चाइना में। उन लोगों को ये लग रहा है कि हम किसी भी तरीके से पैसा बचा लें, और एक डर साथ में ये हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जो सिचुएशन रशिया का यूक्रेन वॉर का हो गया है, चाइना भी कहीं ताइवान के साथ लड़ाई कर ले तो हमारी जो बची कुची कसर है वो भी पूरी हो जाए। तो वो डर में लोग काफी जी रहे हैं वहां पे, ये बात सही है। बहुत से लोग भाग भी गए हैं कोरोना के टाइम से, और कोरोना के बाद से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाइना से पलायन कर गए हैं, या यूएस चले गए हैं, कनाडा चले गए हैं, दूसरी कंट्रीज में छोड़ के चले गए। और कई लोग ये सोच रहे हैं, ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। ये एक सिचुएशन जरूर है। मैम इसके अंदर अभी देखिए कभी भी किसी आई मीन आई लुक थोड़ा सा इसको लेट्स लुक एट सीरियसली इन द सेंस जोक्स तो ठीक है, आप थोड़ा मजाक तो कर ही सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ एंगल कि कभी भी किसी अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप को आपको अगर गिराना हो, सो देयर आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू काइंड ऑफ बोलते हैं ना टारगेट, ठीक है। और पहली चीज जो ऐसी है कि वो किसी नॉर्मल कंट्री को भी गिराना हो तो उसकी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर आप उंगली उठाने शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं वो कंट्री ढीला हो जाता है अंदर से, क्योंकि आर्म फोर्सेस इज द की। आज पाकिस्तान की इतनी हालत क्यों खराब है? बिकॉज पीपल डोंट ट्रस्ट द आर्मी। आप अपनी फौज को ट्रस्ट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो फिर वो गड़बड़ होगी। एंड दैट्स द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट पिलर ऑफ द कंट्री इफ आई मे कॉल इट, जो हमारी देश की फौज होती है। सेकेंडली मेरा जो कहना है कि एक तो फौज है चाइना के अंदर, एंड दूसरा जो सेंट्रल फिगर है इज शी जिनपिंग हिमसेल्फ। फौज की हालत तो हमको पता ही है, वो शी जिनपिंग खुद ही उड़ा देता है उनको, तो बाकी तो छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं इज शी जिनपिंग नाउ बिकमिंग द सेंटर ऑफ अटेंशन कि यार ये सिस्टम को तोड़ना है तो इसको तोड़ो, ये टूटेगा फिर कोई और है नहीं आसपास। इज दैट द मोटिव ऑफ हुएवर्स अपोजिंग शी जिनपिंग? देखिए जब शी जिनपिंग पावर में आए थे
2012 से मैं बात कर रही हूँ। तो 2012 से 14-15 तक आप देखें तो उसकी पॉपुलैरिटी पूरे चाइना में बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने बहुत जी। बार ट्रैवल किया था उस टाइम पे और बहुत लोग इस चीज़ से बहुत खुश थे कि उसने एक जो एंटी करप्शन ड्राइव जो शुरू किया है, उसके चलते उसने टॉप लीडर्स से शुरू किया है, यू नो? ये नहीं कि आम जनता पे जाके किसी का करप्शन का केस निकाल के उसको जेल में डाल दिया और उसके ऊपर केस कर दिया, नहीं। उसने सबसे अच्छा काम ये किया है जो लोग मानते थे चाइनीज कि उसने बहुत बड़े-बड़े जो जिसे हम कहते हैं कि बड़ी फिश ये ना जो मोटे-मोटे लोग हैं, जो बहुत बड़े पोज़ीशंस पे बैठे हैं, हायर पोज़ीशंस पे बैठे हैं, वहाँ से टारगेट शुरू किया है और लोगों में एक ये विश्वास आने लग गया था कि अगर ये करप्शन ड्राइव चलेगा, तो हमारे देश में जो अब करप्शन बढ़ रहा है या उसके चलते हम लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, हर इंसान को किसी तरह की आम नागरिक को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसका सुधार हो। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग शी जिनपिंग की बड़ाई करने लग गए, उसको मानने लग गए, उसके सपोर्ट में आ गए। लेकिन ये जो एक ऑरा बनाया था शी जिनपिंग ने अपना और एक नेशनलिस्ट फिगर भी अपने आप को शो कर रहा था कि भई मैं जो कुछ कर रहा हूँ, देश की भलाई के लिए कर रहा हूँ और देश का ही इसमें सुधार होगा। वो ऑरा जो है अब हम देख रहे हैं कि वो धीरे-धीरे डिक्लाइन हो रहा है, स्पेशली कोरोना के चलते से शुरू हुआ और अब जो है वो बहुत चरम सीमा तक पहुँच गया है। अब इसमें एक फैक्टर तो ये आ गया कि लोगों में थोड़ा-सा जो विश्वास है वो कम होता जा रहा है कि ये सारे एंटी करप्शन ड्राइव जो हैं, वो एंटी करप्शन ही नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। यानी कि वो हर लीडर को जो टारगेट कर रहा है, जैसे कि आपने रॉकेट फोर्स की बात की, यानी कि पीएलए की बात कर रहे हैं, रॉकेट फोर्स के हेड्स को हटा दिया, ली शांगफू जो डिफेंस मिनिस्टर था उसको हटा दिया, शिनगांग फॉरेन मिनिस्टर को हटा दिया। तो ऐसे जितने टॉप लीडर्स हैं, जब उनको हटाना शुरू किया है, तो लोगों को ये समझ आ रहा है कि ये सिर्फ करप्शन ही नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शंस भी हैं। एक तो ये लोगों में वो बात आ गई और फिर कोरोना के टाइम पे जो लोगों को झेलना पड़ा, जिस भी वजह से झेलना पड़ा, उसकी कोई सच्चाई आज तक ना तो लोगों को, आम जनता को पता चला है कि भई क्यों ये कोरोना फैला, उसके पीछे कौन थे, उसका रीज़न क्या हुआ, लेकिन इतने लोग मरे। तो आम जनता को जहाँ पे इफ़ेक्ट किया है, उनको ये समझ में आ रहा है कि ये सब हमारी भलाई के लिए कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें इसकी अपनी भलाई के लिए हो गई। तो ये एक फैक्टर आ गया और दूसरा फैक्टर क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज में यानी कि सीसीपी के अंदर जो फैक्शंस थे, इनका जो एक तरह का आपस का जो मतभेद है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बढ़ गए हैं। क्योंकि पहले जैसे हम लोग देख रहे थे कि कुछ ऐसे फैक्शंस थे जैसे कि शांघाई क्लीग हम बोलते हैं, जो कि चांग जमीन का फैक्शन था, जो कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट है चाइना का। अ, और हु जिनताओ का अलग से एक क्लीग बना हुआ था, जो कि शी जिनपिंग के थोड़ा सपोर्ट में ही था। लेकिन जैसे कि हमने लास्ट उसमें प्लेनम में देखा, जब शी जिनपिंग जी पावर में आए तो हु जिनताओ को वहां से हटाया जा रहा था। तो नेचुरली जी हु जिनताओ जी खुद खुश नहीं थे कि भैया ये कैसे मुझे ऐसे जबरदस्ती हटाया जा रहा है। बहुत लोगों को वो वीडियो नजर आया, बहुत लोगों ने भी उस पर कमेंट किया। असलियत अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन इंटरनली बहुत लोगों को ये मालूम होगा कि उसके अपने लोगों को पॉलिट ब्यूरो से नहीं मतलब हटा दिया गया। 9 पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स को हटा के 7 कर दिया गया। तो बहुत लोगों को हटाया जा रहा है। ऊपर से जैसे अब ये मैंने बोला कि इंटरनल फैक्शन जो चांग सेमिन का जो अपना शंघाई कलीग का पूरा फैक्शन था, वो सब हटा दिया। प्रिंसलिंग्स का एक फैक्शन था, उसमें आपस में बहुत मतभेद हो गया है। शुरू तो आप पुराना भी कर सकते हैं, पोशीलाई से शुरू कर सकते हैं। जो पोशीलाई ने चंगतू में बहुत अच्छा काम किया था, उसको आज तक इन्होंने जेल में डाला हुआ है। तो उसका एक फैक्शन था। उसके अलावा बहुत सारे प्रिंसलिंग्स हैं जो कि अब नाखुश हो गए हैं। तो इंटरनल फैक्शंस में भी ये चीज आ गई है। तो उनके नीचे जितने लोग थे, जैसे कि रॉकेट फोर्स में अगर डिफेंस मिनिस्टर को हटाया तो उसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग थे। अब छिनका को हटाया, फॉरेन मिनिस्टर बनाया, पहले तो उसको उठा के अपने यंग को अपने एकदम ऊपर बिठा दिया और फिर उसको हटा दिया, किसी भी वजह से हटाया हो। अब उसकी चार्जेस जो बना के आप हटा रहे हैं और कईयों लोगों को इन्होंने फोर्स किया सुसाइड करने के लिए। इस टाइप के जो जो केसेस आ रहे हैं उसमें इंटरनल फैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया है। अब वो बाहर तो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि सारी पोजीशंस जो टॉप की हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिट ब्यूरो, स्टैंडिंग कमेटी टू पॉलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी और नेशनल कांग्रेस की जितने, उनकी सारी पोजीशंस शी जिनपिंग ने अपने कंट्रोल में अपने बंदों को बिठा रखा है। लेकिन इनके फैक्शंस जो हैं पूरे लोकल लेवल, प्रोविंशियल लेवल से लेते हुए बिल्कुल लोकल टाउनशिप लेवल तक जाते हैं। उन फैक्शंस में जो है बहुत ज्यादा एक जिसे कहना चाहिए कि इनसिक्योरिटी भी आ गई है, बहुत ज्यादा नाखुश भी हैं। तो उन लोगों का एक रिएक्शन भी हो सकता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्शंस होंगे जो अब डायरेक्टली अगर शी जिनपिंग पे अटैक नहीं कर पा रहे या उसको नहीं हटा पा रहे, स्पेशली जब उसने थर्ड टर्म भी ले लिया, जो कि मतलब
एक तरह से कहीं माओ सेतुंग जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था उसके बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो उस चीज में भी बहुत लोगों को ये लगा कि ये अपने लिए एक परमानेंट पोजीशन बना रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग रूमर जो अभी और फैल रहा है, जिसका अभी हमें कुछ ठीक से पता नहीं चल रहा है, उसमें ये चल रहा है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो सेंट्रल कमिटी की मीटिंग होनी थी लास्ट अक्टूबर में, पहले बोल रहे थे, फिर बोला कि जनवरी में होगी, अब बोल रहे हैं कि शायद स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद अचानक से ये सेंट्रल कमिटी की थर्ड प्लेनरी सेशन है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो होगा। हो सकता है कि स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद अचानक से ये शी जिनपिंग करे। वो क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उस प्लेनम के चलते दो चीजें बाहर आ रही है। पहली चीज तो ये बोली जा रही है कि हो सकता है कि शी जिनपिंग अभी अपने बंदों को फिट नहीं कर पाए, यानी कि चिनकांग और ली शांगफू जैसे रॉकेट फोर्स के बहुत सारे लोगों को हटाया है, तो उनकी जगह किन लोगों को ये फिक्स करे, वो अभी सेट नहीं कर पाया, अपने बंदों को नहीं घुसाड़ पा रहा, इसलिए ये प्लेनम को जो है डिले करे जा रहा है, उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। दूसरी चीज जो आ रही है वो इंटरेस्टिंग ये आ रही है कि हो सकता है शी जिनपिंग ये चाह रहा है कि अपनी वाइफ यानी कि फंगली युआन को पॉलिट ब्यूरो में डाल दे। हालांकि ऐसा सीसीपी की हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है, लेकिन हम जो अब देख रहे हैं सीसीपी की हिस्ट्री में बहुत कुछ नहीं हुआ है जो शी जिनपिंग जी कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद जो हम ये रूमर सुन रहे हैं उसके अपने हेल्थ की, जो कि हम अभी और बात कर सकते हैं, उसमें भी वो अपना एक फ्यूचर बना के चल रहा है कि अगर मेरे को कुछ होता है या मेरा कुछ होगा तो मेरा आगे फैमिली भी उसको कैसे पुश कर सकते हैं। तो फंगली यूएन जैसे कि हम सबको मालूम है, और मैंने लास्ट टाइम ये डिस्कशन में बताया भी था कि वो एक पैरेलल डिप्लोमेटिक चैनल चला रहे हैं। तो ये रूमर भी अब बहुत स्ट्रांग हो गया है कि हो सकता है सेंट्रल कमेटी को ना चलाने का ये भी एक रीजन हो कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि फंगली यूएन भी किसी तरीके से पॉलिट ब्यूरो में घुस जाए। और चाइना की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं है, तो बहुत सारे लोगों में मतभेद होगा, और ये जो इंटरनल फैक्शन है वो बहुत इंटेंस होता है, क्योंकि उसमें सीनियर कैडर्स भी होते हैं जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन अभी जिंदा हैं, इंक्लूडिंग चांग सेमिन वगैरह जैसे, तो ये लोग भी बैठते हैं, तो बहुत सारे लोगों में मतभेद होगा जो कि इंटरनल जो है, ये जिसे कहते हैं कि हम पुश एंड पुल जो चल रहा होगा वो बहुत ज्यादा चल रहा होगा। इस चक्कर में भी ये लोग उसको आगे प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। ये सब चीजें मुझे लगता है कि बहुत इफेक्ट कर रही हैं कि अब लोग जो है या तो फैक्शन के जो लोग हैं वो सपोर्ट करके भी इसको पुश कर रहे हैं, कि मीडिया में आ पा रहा है, सोशल मीडिया उसको कर पा रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से उसको पोस्ट कर पा रहे हैं, उतना उन लोगों का कहीं सपोर्ट होगा। अदरवाइज एक आम नागरिक, बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सिटीजन जब करता है, जैसे कि हमने देखा कि कोरोना के टाइम पे जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उन सब पे एक्शन हो गया, ठीक है, उनके रिलेटिव तक पे एक्शन हो गया, तो अब वो लोग चुप होके बैठ गए। तो आम नागरिक जब करता है तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं इनको पॉलिटिकल कुछ तरीके के सपोर्ट होंगे, जो अलग फैक्शंस हैं वो प्रिंसलिंग्स के हो सकते हैं, शांघाई क्लीग के हो सकते हैं, जो कि बिजनेसमैन हैं जो बहुत अपसेट हैं कि उनका बिजनेस नहीं चल रहा, तो वो लोग भी कुछ तरीके के पुश कर रहे होंगे जिसको डायरेक्टली ये लोग काउंटर नहीं कर पा रहे। और दूसरा मैंने बोला कि सोशल मीडिया पे आम जो यंगस्टर्स हैं उनका भी एक स्पॉन्टेनियस आउटरीच भी हो रहा होगा, जो कि कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि हुआ है। तो स्पॉन्टेनियस बहुत लोग भी कर पा रहे होंगे, वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, वो लोग भी अपना जाहिर कर रहे होंगे कि भी हम इस चीज से नाखुश हैं। और टारगेट नेचुरली शी जिनपिंग पे होगा, जैसे कि मैंने बोला कि सबको समझ में आ रहा है कि इस वक्त करता धरता पूरे देश का शी जिनपिंग जी हैं, और उनकी पावर पहले जैसे जो प्रेसिडेंट्स थे उनसे भी ज्यादा सुपरसीड कर चुकी है, उन्होंने सब चीज को अपने हाथ में कंट्रोल में ले लिया। तो लोग जब टारगेट भी करते हैं वो उन्हीं को करेंगे। तो इंटरनल फैक्शन भी ये चाह रहा है कि अब थर्ड टर्म तो इन्होंने कैसे तैसे ले लिया, फोर्थ टर्म ना ले, तो वो एक चीज होगी कि टारगेट करें तो शी जिनपिंग जी को करें, तो वो होगा। और दूसरा, लोग भी ये समझ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है, बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि फॉरेन रिलेशंस खराब कर दिए, इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया, तो ये सब किया किसने? ये शी जिनपिंग जी ने किया। तो उसका भी एक जो इफेक्ट है वो हमें नजर आ रहा है इस नहीं है, शी जिनपिंग बोल रहा है यार मैं बीमार हूं, मेरे को ना करो यार ऐसे तुम। वक्त। हाँ, ये एक रूमर्स भी बहुत ज्यादा आ रही है कि शी जिनपिंग जी बीमार हैं। उसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। देखिए, पहले ये कंट्रोवर्सी चल रही थी कि लास्ट लास्ट ईयर तक हम ये सुन रहे थे कि शायद एक कूप हो गया है, शी जिनपिंग को अचानक से हटा दिया गया है, वो जैसे ही वापस आए हैं उसको हाउस अरेस्ट कर लिया, बहुत हफ्ता भर ये चलता रहा। उसके बाद एटलीस्ट कुछ तो धीरे धीरे सच्चाई है ना, सामने आ गया। हाँ, कुछ सच्चाई कुछ क्या है? अ, कुछ चीजें चल रही थी। सच्चाई हाँ, देखिए, हेल्थ का प्रॉब्लम तो हम मानते हैं कि है। पहले ये बोल रहे थे कि उनका सिर दर्द रहने लग गया है, फिर आप देखेंगे अगर इसी साल का अगर आप देखें तो जनवरी 2 से लेकर जनवरी 7 तक शी जिनपिंग का कोई आता पता नहीं था, वो किसी से नहीं मिल रहे थे। अचानक से फिर जनवरी 17 से लेकर 23 तारीख तक हमने देखा कि फिर वो गायब हो गए हैं।
तो ये ऑफ एंड ऑन जब गायब हो रहे थे उसी वक्त एक ओवरसीज प्रोपेगेंडा किसी ने ये न्यूज रिवील किया कि उनको पैनक्रियाटिक कैंसर है। और ये चीज अगर हम पहले देखें तो कोवन कुई करके एक बिजनेसमैन है, एग्जाइल्ड बिजनेसमैन है यूएस में, उन्होंने 2022 में भी ये बात बोली थी कि शी जिनपिंग जी को पैनक्रियाटिक कैंसर है, और उसके लिए उन्होंने ये सबूत दिया था कि उनकी फैमिली में यानी कि उनके फादर को भी कुछ कैंसर था, तो उसी के चलते इनको भी कैंसर हो गया। तो अब जैसे हम देख रहे हैं तो बहुत लोगों ने इस चीज पे डिबेट किया कि उनको पैनक्रियाटिक कैंसर है। बहुत सारे वेबो पे, सोशल मीडिया पे ये आ गया कि 6 से 9 महीने ही शी जिनपिंग जी अब जिंदा रहेंगे, उसके बाद क्योंकि पैनक्रियाटिक कैंसर एक्सट्रीम स्टेज पे चला गया तो उनका बचना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन उसके बाद ही 27 जनवरी को न्यू चाइना फाउंडेशन ने एक अपने इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट थी, उसके चक्कर में उन्होंने ये बताया कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के थ्रू उन्होंने ये बताया कि नहीं, उनको पैनक्रियाटिक कैंसर नहीं था, उनको लिवर कैंसर था, और अब उन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट करा लिया। तो अब हमें, और उसके बाद ही आप देखेंगे कि चाइना में ऑलमोस्ट जनवरी 30 को एक इंफॉर्मेशन बाहर आई जिसमें ये बोला गया कि सेफ हेवन ने वो सेफ हेवन प्रोग्राम के अंडर उन्होंने ये इंफॉर्मेशन निकाली कि शी जिनपिंग को जो लिवर कैंसर था वही था, ये पैनक्रियाटिक कैंसर की जो बात है वो बिल्कुल गलत है। और अब उनका ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली हो गया है और इसलिए वो ठीक ठाक है। और उसके बाद हमने देखा फरवरी 1 को एक वीडियो वायरल किया गया चाइना से शी जिनपिंग जी का कि वो थिएनचिन गए हैं और वहां पे वो थिएनचिन के स्टीम बन के बारे में बात कर रहे हैं और अपना पुराना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। 1966 में भी उन्होंने स्ट्रीट के कोई बंस खाए थे, जिसे हम पाउच बोलते हैं चाइनीज में। तो ये सब इंफॉर्मेशन बाहर आई है, लेकिन इससे अगर आप वो वीडियो भी देखेंगे तो आपको एक चीज जरूर समझ आएगी कि 70 प्लस के जो शी जिनपिंग जी हैं उनका हेल्थ का थोड़ा सा डिटोरेशन है। बहुत लोग ये मानते हैं कि लिवर की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, इसलिए क्योंकि शी जिनपिंग जी को माउथाई च्यो यानी कि माउथाई लिकर जो है उनकी लोकल वो जो कि बहुत ही स्ट्रांग होती है, उसका बहुत शौक है। और अगर ऐसा कोई लेता रहेगा तो उसको लिवर की प्रॉब्लम होना यानी लिवर खराब होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो हो सकता है शी जिनपिंग जी को यही हुआ है। लेकिन अगर आप उनकी वीडियो देखेंगे, अगर आप फर्स्ट उनका स्पीच देखें शी जिनपिंग का, तो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने स्पीच दिया था तो 3 घंटे का स्पीच दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर आप लास्ट टाइम का जो उनका नेशनल स्पीच देखेंगे तो उसमें उन्होंने मुश्किल से 1 घंटा कुछ बोल पाए और बाकी का उन्होंने रिपोर्ट जो है रिलीज कर दिया कि आप पढ़ लीजिए। ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा वो बोल नहीं पाए। तो इससे ये समझ में हमें आता है कि उनका जो एक्टिवनेस है वो डाउन चला गया है, उनका जो जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो डाउन चला गया। एज भी मैटर करता है, अदरवाइज भी फिजिकल मुझे लगता है कि इश्यूज हैं एज के साथ साथ। कैंसर है या नहीं ये सर्टिनिटी से बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जरूर बोला गया कि जनवरी में बहुत सारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को कॉल फॉर किया गया था और उन्होंने ये सर्टिफाई किया कि हाँ इनको कैंसर है। लेकिन स्टिल चाइना में क्या र्यूमर है क्या नहीं उसकी सर्टिनिटी इस लेवल पे मतलब इस लेवल पे रिवील करना बहुत मुश्किल काम है। तो हम इसको समझ लें कि अगर कैंसर नहीं भी है तो भी उनका हेल्थ का इशू डेफिनेटली है और वो डिटेरियोरेट हो रहा है, जो कि हमें विजिबली नजर आता है। जिस टाइप से वॉक वॉक करते हैं, जिस टाइप से वो अब बात कर पा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि 3 घंटे का एक बहुत एक्टिव बहुत खुश मिजाज से बहुत एक्टिवली वो जो स्पीच दे पा रहे थे वो मतलब इस 10 सालों के अंदर वो नीचे चला गया है। अब वो उतने एक्टिवली ना बोल पा रहे हैं ना लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। उनका चलने का आप स्टाइल भी देखेंगे तो बहुत धीरे धीरे चल पा रहे हैं। तो हेल्थ डिटोरेशन डेफिनेटली है। अब वो कैंसर है, वो 6 महीने में मरेंगे या नहीं उसकी सर्टिनिटी कोई नहीं दे पाएगा, हाँ, क्योंकि अनलेस इट इज ए ट्रांसप्लांट। पैनक्रियाटिक कैंसर इज रादर क्योरेबल, तो हो सकता है कि हाँ, बट लेकिन ये बड़ा अब तो अच्छा ये है। हो गया ना कि लिवर पैनक्रेटिक कैंसर था ही नहीं, वो तो लिवर कैंसर था और वो लिवर ट्रांसप्लांट हो गया। किसने दिया किसने नहीं कुछ पता नहीं। मतलब ये चाइनीज टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त है मैम। लिवर ट्रांसप्लांट भी हो जाता है और 1 1.5 महीने में बंदा खड़ा होके एकदम फिट फाट, एब्सोल्युटली रेडी फॉर फॉरेन ट्रिप है। मतलब आई मस्ट से कूडोज टू चाइना यार। कोई चाइनीज वाइनीज सुन रहे हो यार, एक्सीलेंट, तो आपकी टेक्नोलॉजी बड़ी नहीं, जबरदस्त है। मुझे लगता है ये जो February 1 का भी इन्होंने वीडियो लीक किया वो यही जो र्यूमर्स फैल रहे हैं उसी को डिस्पर्स करने के लिए किया गया है।
कि भाई चाइनीज गवर्नमेंट को भी तो समझ में आ रहा है कि बहुत लोग ये फैला रहे हैं बात, सब जगह ये बात फैल रही है, तो भाई वो थोड़ा बाहर आ जाए और दिखा दें कि हाँ मैं ठीक ठाक हूँ। लेकिन वो उतने ठीक उसमें भी नहीं लग रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ही इज नॉट लुकिंग वेरी फिट, नो। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। कितना है अब, ये तो डेफिनेटली आपकी बात सही है कि अगर उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ होता तो 10 दिन के अंदर वो बाहर आके इतनी एक्टिवली खड़े नहीं हो सकते। 10 दिन तो पाइपें लगी रहती है बंदे के अंदर। एंड कहीं 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 हुईगर का तो नहीं डाल दिया किसी? ये हम कह नहीं सकते क्योंकि पता चले। ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज अ वेरी ग्रे एरिया इन चाइना। बहुत लोग इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि वहां पे स्पेशली, मतलब अगर आप इंटरनेशनली देखिए तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज है जिसके लिए चाइना के साथ कुछ कोलैबोरेशन नहीं हो पाया, क्योंकि उन लोगों का कुछ क्लैरिटी नहीं है, बहुत एम्बिगुअस है। और बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि वो लोग उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोगों से ही निकाल के उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो उइगुर जैसे जो आप बोल रहे हैं, शिनचियांग के बहुत लोगों के बारे में ये आया है कि जितने प्रिजन में हैं उनके किडनीज निकाल ली जाती है, उनके लिवर्स निकाले जाते हैं। ये बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रखी है। इसके बारे में कोई डिटेल, बहुत सारी डिटेल स्टडी हो रखी है, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं बता पा रहा है, बिकॉज ये बहुत ही एक अंडर कवर एक एरिया है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी भी कोशिश कर रही है इंटरनेशनली, बट दे आर नॉट एबल टू डू एनी गेट एनी सक्सेस इन दिस। जैसे मैंने बोला कि साइंस की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं चाइना में जहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर भी काम नहीं करता और उनको कुछ सच्चाई पता नहीं चलती। जैसे कि क्लोनिंग हुआ था, बच्चों का क्लोनिंग जो कि हर जगह पे बैन है, चाइना ने किया है और होने के बाद उसको रिवील किया, राइट। और वो दोनों बच्चे अभी हैं, जिंदा हैं। तो अब उनके ऊपर क्या असर होगा उस क्लोनिंग का, या क्या असर होगा जेनेटिक डिकोडिंग का, या जेनेटिक री इंजीनियरिंग जो इन्होंने कर दी है किसी की बॉडी के अंदर, वो सब चीजों के बारे में साइंटिफिक कम्युनिटी कितना भी प्रेशर डाल रही है। अब कोरोना का ही जीरो पेशेंट कौन था, वो सब चीजें नहीं निकल पा रही है। तो इस मामले में बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि चाइना एक, अगर ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखा जाए तो इट, कहने के लिए ये सब कुछ ह्यूमैनिटी के लिए कर रहा है, टर्मिनोलॉजी में हर चीज में इनका रन होता है, रन यानी कि पीपल सेंट्रिक। और बात भी ये कॉमन डेस्टिनी ऑफ द मैनकाइंड की करते हैं, लेकिन जब ह्यूमैनिटी के ऊपर या मैनकाइंड के ऊपर बात आती है तो बहुत सारी चीजें ये लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते। तो पता नहीं चलता कि चाइना में क्या साइंटिफिकली चल रहा है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी मैम, यही चीज है अगर। बड़ा इट्स अ वेरी शेडी दिस थिंग, आई मीन ऑनेस्टली। यस। आप बेचारे फॉलोंगोंग वालों के साथ क्या क्या किया है, इट्स इट्स नॉट इवन फनी। एंड वो जेनिफर जेंग है, उनसे मैं बात करता हूँ। शी वाज persecuted, she stayed in jail for 4 years, उसके बाद भाग दौड़ के यस। बाहर निकली। आज भी उसको तंग करते रहते हैं। आई मीन अब वो निकल गई है यार, छोड़ दो, उसने स्टोरी वोरी बता दी। डैमेज इज ऑलरेडी डन, व्हाट आर यू गेटिंग आफ्टर हर फॉर नाउ? शी इज ऑलरेडी डन द इंटरेस्टिंगली डैमेज। इंटरेस्टिंगली फालुंग गोंग का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वो स्टोरी है। ली होंग जो उनका लीडर था, चांग सेमेन ने उसको अवार्ड दिया था जी। इनिशियली, और उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था। लेकिन जब चांग जेमिन जी को ये लगना शुरू हुआ कि भैया ये ली शांगफू की पॉपुलैरिटी तो भाई मेरे से ऊपर जाने वाली है और ये मुझे ही टॉपल करके यहाँ पे बैठने वाला है, मतलब, तो फिर उसमें वो रिलीजियस कंटेंट्स बना के, तब तो हम लोग भी थे वहीं, स्टूडेंट्स थे, हम लोग देखते थे कि पूरे सीसीटीवी के पूरे फुटेजेस आ रहे हैं कि ये देखो इन लोगों ने सेल्फ इमोलेशन कर दिया, जबरदस्ती किसी को जला दिया, कुछ कर दिया, ये फालूंग बेवकूफ है, ये है, बहुत कुछ उन्होंने नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया और उसको टोटली खत्म कर दिया चाइना से। अब चाइना में फालून गोंग के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। और बहुत सारी चीजें अब ऐसे है कि इंटरनेशनली फालून गोंग को थोड़ा बहुत है, जैसे यूएस वगैरह में है, लेकिन इंडिया में भी कई कई जगह पे फालून गोंग कुछ है, लेकिन उसका कुछ इन्फ्लुएंस या पावर नहीं रह गया, चाइना में नहीं रह गया मेरा मतलब। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग मैम। एक रूमर और निकला था विच इज वेरी एक्चुअली फनी कि शी जिनपिंग का तो अलग है कि भाई चाइना में ये बाइलान और ये सब चीजें तो ऑब्वियसली हमको पता ही है कि भाई लाइंग फ्लैट एंड ये सब। लेकिन जब चाइना में प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, तो वो कोविड का प्रोटेस्ट जो था ना, लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कैसे करें, क्योंकि कोई कुछ बोलेगा तो फिर पंगे हो जाते थे। तो दो तीन चीजें लोगों ने, चाइनीज ने निकाली थी, एंड दिस स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री रियली फास्ट। एक चीज थी कि वो टॉयलेट सीट के नीचे लिखते थे लोग, मीटिंग प्लेसेस एंड स्टफ लाइक दैट, वो जो पब्लिक बाथरूम में टॉयलेट सीट के नीचे लिखते थे।
दूसरा था कि बंदे आईफोन लेके ना इसमें एयर ड्रॉप ऑन करते थे, ठीक है, एंड द थिंग वाज कि सारे लोग एयर ड्रॉप ऑन रखो रिसीविंग के लिए। तो एक बंदा बैठा था, एयर ड्रॉप से मैसेजेस भेजता था, जितने लोगों को होता था वो सबको पहुंच जाते थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चाइना ने एप्पल से बात करके एयर ड्रॉप बंद कराया है उसके बाद। सही बात। मेरे को ये जो पूछ रहा है मैम, अभी भी देखिए कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन तो होती होगी चाइनीज लोगों की आपस में, इतना तो कोई इंसान सीधा नहीं है कि भाई चुप बैठ जाए, ठीक है। इवन ड्यूरिंग द हॉलोकॉस्ट, वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमन ट्रेजेडीज, उसमें भी काफी लोगों ने काफी कुछ उल्टे काम करने की कोशिश करी थी। I mean, they used to trade with the guards. They used to do this, that, and the other, all sorts of things. You know, जब जिंदगी उस टाइम पे आती है तो people do thing. इसके बारे में क्या कहना है आपको? Because ये जो rumor milling है ना मैम, टू माय माइंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिससे रूमर मिलिंग स्टार्ट होती है। इट बिल्ड्स एज अ ट्रेंड। हाउ डू यू थिंक दे 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 आर क्वाइट इनोवेटिव इन फाइंडिंग वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर? इसके बारे में व्हाट वुड यू कमेंट? व्हाट वुड यू थिंक विद योर एक्सपीरियंस अबाउट चाइना मैम? आपका क्या ख्याल रहेगा? देखिए, ये बात सही है कि चाइना में बहुत इनोवेटिव रहे हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है और टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के दिमाग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते रहे हैं। और बाकी चीजों में अगर चाइना कॉपी कर सकता है वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी, तो अपनी चीजों को भी कुछ कॉपी करके कुछ उसके लूपहोल्स निकाल सकते हैं। तो जब से ये ग्रेट वॉल ऑफ सॉफ्टवेयर बना था चाइना में, उसके बाद लोगों ने बहुत सारे जैसे वीपीएन निकाल लिए, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अभी टेक्नोलॉजीज, ऊपर से चाइनीज के कैरेक्टर्स ऐसे हैं, उनको डिफरेंट तरीके से करके, जैसे कोई शी जिनपिंग के बारे में शी जिनपिंग करके नहीं लिखता है, शी ताता उसको ज्यादातर बोलते हैं, तो वो शी ताता करके लिख देते हैं, या ताता करके लिख देते हैं, तो शी का नाम ही नहीं आता है, लेकिन कम्युनिकेट हो जाता है कि ये ताता के बारे में बात हो रही है, यानी कि शी के बारे में हो रही है। या ताक करके बोल देता है, ताता इज जस्ट बिग, ओके, और ताक बोल देते हैं, यानी कि बड़ा ब्रदर करके। तो जो आप ढूंढना चाहते हैं उसको बहुत सारे मीन्स हैं, इवन सोशल मीडिया पे रहते हुए भी कम्युनिकेट करने की। तो उनके न्यू वर्ड्स को अरेंज कर देते हैं, कैरेक्टर्स को डिफरेंट स्टाइल से बना देते हैं, या उसको इंग्लिश में कुछ यूज कर देते हैं, या कुछ न्यूमेरिकल यूज कर लेते हैं। उस न्यूमेरिकल से वो लोग उसको कम्युनिकेट कर देते हैं, और वो धीरे धीरे पॉपुलर हो जाता है। तो आपके 10 लोगों में पता चलता है, तो धीरे धीरे सब लोगों को ये पता चल जाता है कि ये इसके बारे में बात हो रही है, और फिर वो लोग उस पर कब करते हैं, गवर्नमेंट उसके जितने उनके वॉलंटियर्स बैठे हैं वो उसको कट डाउन करते हैं कि ये डिलीट करनी है। तो ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है सोशल मीडिया पे हर चीज को कंटेन करना। तो इनोवेशन तो डेफिनेटली चाइना में चाइनीज सिटीजन कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब गवर्नमेंट एक हद से ज्यादा लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और जहां पे बहुत सारे चाइनीज यंगस्टर्स जो हैं वो एक अलग तरह की जिंदगी जी भी चुके हैं या उसका मजा ले चुके हैं, जैसे कुछ तरीके का फ्रीडम है, यानी कि पर्सनल लाइफ में जो फ्रीडम है। अब सब लोग तो फ्रीडम, पर्सनलाइज फ्रीडम पे वो कितने टाइम वो करेंगे, तो उनको जहां पे वो फ्रीडम कर्टेल होता नजर आता है, जैसे कि लास्ट टाइम इन्होंने बोल दिया कि स्ट्रीट पे आप स्ट्रीट वेंडर्स हटा दो, या बोल दिया कि सारे बार्स और पब्स बंद कर दो। तो ऑर्डिनरी लाइफ जो लोगों की, यंगस्टर्स की जब रुकने लगती है, या सबको बोल दिया कि जबरदस्ती हर स्टूडेंट को ये बोल दिया कि आपने ये सोशलिज्म का जो सोशलिज्म विद सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टर्स इन द न्यू इरा, जो शी जिनपिंग का थॉट है, इसको स्कूल लेवल से पढ़ना है, जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। कईयों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। जैसे तिब्बत में हम लोग सुन रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट बच्चों को ले गए अलग से, बोर्डिंग में डाल दिया, और उनको वो ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप चाइनीज पढ़िए। और हर हर टीचर को, हर यूनिवर्सिटी में, स्कूल में ये एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इस टाइप से इनको सोशलिज्म पढ़ाना है, हमारे शी जिनपिंग का थॉट पढ़ाना है। और वो यंगस्टर्स उस चीज में यूज टू नहीं है। सडनली आप मुझे फोर्स कर देंगे कि ये सब पढ़िए और ये कीजिए, और वो मैं यूज टू नहीं हूं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनमें एक गुबार भरेगा अंदर से कि भैया ये क्या हो रहा है, हमें नहीं एक्सेप्टेबल, हमारी जिंदगी इन्फ्लुएंस हो रही है। आपने अपना पॉलिटिक्स चलाना था, आपने पैसे बनाने थे, आपने पावर में आना था, कीजिए। लेकिन आम लोगों की जब जिंदगी इफेक्ट होती है, तो उसमें वो आउटबर्स्ट होता ही है। अब टेक्नोलॉजी से ये लोग कितना कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक मैटर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जा रही है, उसको उसके इनोवेशंस दूसरी तरीके में भी, उसके मतलब काउंटर भी बहुत सारे निकलते जा रहे हैं, यू नो। और चाइनीज लोग वैसे ही, अब मैंने बोला कि लैंग्वेज में भी वो लोग इनोवेशन कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, तो वो इनोवेशंस भी बहुत सारे आने हैं जिसके थ्रू ये लोग पास कर सकते हैं।
और जहां तक प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिकली कहीं उन्होंने ऐसे इस तरीके से भेजा, चाइना में प्रोटेस्ट का तरीका बहुत टाइम से चलता आ रहा है और नए नए तरीके बनते रहे हैं। अगर आप कल्चरल रेवोल्यूशन माओ जेडुंग के टाइम पे देखेंगे, तो जब और कोई तरीके नहीं होते तो वो लोग पोस्टर्स लगा देते थे बड़े बड़े। ओके, हर जगह पे बड़े बड़े बैनर्स लगते थे और पोस्टर्स लग जाते थे, उसमें वो कम्युनिकेट करते थे। अब सोशल मीडिया आ गया तो सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट हो रहा है। जब सोशल मीडिया को ये लोग कंट्रोल करते हैं तो उसके दूसरे तरीके भी ये लोग निकाल लेते हैं। जैसे कि एक विलेज का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि साउथ चाइना में एक विलेज है, जहाँ पे उन्होंने अपने लोकल लीडर्स को प्रोटेस्ट करना था। तो लोकल लीडर्स का इतना पावर होता है कि कोई डायरेक्टली प्रोटेस्ट कर नहीं सकता, और इंडिविजुअल का तो पावर बिल्कुल भी नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइज कैसे करें। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लोग रात को सिर्फ एक मशाल जला देते थे, जिससे ये पता चल जाता था कि कुछ होने वाला है। तो वो किसी को समझ में नहीं आता था कि घर में लाइट क्यों जला, ये आग सा क्यों निकल रहा है, क्योंकि सर्दियों में सब जो लोग अपना आग जलाते ही बुलाते थे। तो उस चीज से उन्होंने धीरे धीरे ये भेजना शुरू किया कि ये एक सिग्नल है कि इस टाइम पे आप बाहर आ जाइए, और सारे लोग बाहर आ जाते थे उस टाइम पे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीके जो ट्रेडिशनल हैं उनको भी वो लोग लाते हैं कि भाई हम लोग किस तरीके से डिसमिनेट करें। जब प्रोटेस्ट करना ही है तो वो लोग तरीके निकालेंगे, और जैसे इवन जैस्मिन रेवोल्यूशन जब हुआ था तो चाइना में भी उसका इफेक्ट हुआ था, और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। मैंने देखा था कि उस पे किस तरह से लोगों को मोबिलाइज किया गया था हर जगह, जबकि चाइनीज गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि 3 से ज्यादा लोग कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते। तो 3 से ज्यादा अगर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते तो ये इन्फॉर्मेशन, मतलब एक रैली आप निकालना चाहेंगे वो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी डे टाइम सबको सर्कुलेट हो गया, और एट दैट मोमेंट वांगफुचिन यानी कि पेचिंग का जो सेंटर ओल्ड टाउन जगह है, वहां इतने सारे मैसिव में लोग इकट्ठे हो गए, जबकि मिलिट्री टैंक्स वगैरह सब वहां खड़े थे, और बहुत सारे नॉन यूनिफॉर्म्ड पुलिस भी वहां पे थी। बहुत सारे लोगों ने घेर रखा था और इमीडिएटली उनको क्रश भी किया, लेकिन एक्चुअली वो लोग मोबिलाइज कर पाए। तो मैं यही आपको बताने की सोच रही हूँ, जब लोगों में ये बात आ जाती है तो सोशल मीडिया और वीपीएन यूज करके भी दूसरे तरीके की चैनल्स, देखिए आप चाइना में आज बोलेंगे कि आप कुछ एक्सेस नहीं कर सकते, एक्चुअली आपके लिए जीमेल बंद है, फेसबुक बंद है, ट्विटर बंद है, लेकिन चैनल्स हैं कि आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वीपीएन के थ्रू या दूसरी तरीके से, राइट। तो लोग उसको ग्रेट वॉल को सरपास करते हैं तो वो एक्सेस करते हैं। और बहुत सारे ऐसे अब चैनल्स बन गए, जैसे मैंने बोला कि वो लोग कुछ एक एक क्लू भेज देंगे, ताइवान से आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, हांगकांग से आ जाएगी, उस तरह की चैनल्स जो बंद नहीं है, मकाओ में से कोई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो उस टाइप से चैनल से वो लोग मोबिलाइज कर लेते हैं। और ये स्प्रेड बहुत फास्ट होता है। फिर क्यों फास्ट हो रहा है? क्योंकि मैंने जैसे बोला कि बहुत लोगों में अपने इंटरनली एक एक आउटबर्स्ट होने का एक वो भर गया है। कोरोना पे टाइम पे इतना सफर किया, इकोनॉमी का भी इतना सफरिंग हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, होप कुछ है नहीं, बिजनेसेस सबके ठप हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट गिर रही है, बैंक्स में लोगों ने पैसा जमा किया, वो जब वापस लेने गए हैं तो पता चला जी आपके बैंक में पैसा ही नहीं है, खत्म हो गया। यू नो तो ये सब चीजें आम नागरिकों को बहुत इफेक्ट कर रही हैं। तो वो लोगों का जो आउटबर्स्ट है वो कैसे निकलेगा? तो वो लोग भी प्रोटेस्ट में बाहर आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फैक्शनली मोटिवेटेड भी हैं, क्योंकि वो शी जिनपिंग के खिलाफ है, वो लोग भी आ रहे हैं। और अदरवाइज जो सफर कर रहे हैं वो तो बोलेंगे ही। तो ये मोबिलाइजेशन किसी ना किसी ऑल्टरनेटिव तरीके से हो ही जाता है। और जितना मर्जी आप, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, जितना मर्जी आप कंट्रोल कर लीजिए, आप उसको कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। चाइना हैज प्लेड विद दिस फायर। अब उस फायर के साथ वो जितना मर्जी करें, उन लोगों ने बहुत सारे वॉलंटियर्स लगा दिए हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना दिए, लेकिन स्टिल यू कैन ऑलवेज जंप अक्रॉस दैट एंड यूज अदर वेज टू कम्युनिकेट। और टेक्नोलॉजी नई नई भी तो आती जा रही है, नए नए एप्स आ जाते हैं, नए नए मेथड्स आ जाते हैं कि आप उसको निकाल लीजिए। एक सो दैट छोटा हैज सवाल ऑलवेज और बीन देयर। एक छोटा सवाल और पूछूंगा मैम लास्ट में। देखिए, जो एक कंट्री है जिसके अंदर सब कुछ बंद होता है, ऐसी एक कंट्री नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, राइट। राइट। तुर्कमेनिस्तान हमारे एकदम नेबरहुड में है। वहां से तो वहां पर जाने के लिए भी आपको परमिशन चाहिए, ये चाहिए वो चीज़। ब्यूटीफुल कंट्री। उन्होंने कैपिटल बनाया है एकदम वाइट मार्बल से। इतना पैसा है इन लोगों के पास, समझ नहीं आता कहाँ खर्चे बट अपने लोगों को छुपा के रखता है वो। एंड प्रेसिडेंट और एम्परर और डिक्टेटर हुएवर ही इज, उसको सब कुछ सफेद पसंद है। तो वहां पर आप लाल गाड़ी नहीं ले सकते, वहां पर आप काली गाड़ी नहीं ले सकते, वहां पर आप ग्रे गाड़ी नहीं ले सकते। कैपिटल के अंदर नो अदर कार ऑफ एनी कलर विल गो अराउंड, बट वहां से आवाज नहीं निकलती कुछ भी। नॉर्थ कोरिया बंद है, वहां से भी आवाज नहीं निकलती। ये
नॉर्थ कोरिया में से तो आवाज नहीं निकलती, क्योंकि बंदे निकल के आते हैं थोड़े बहुत, वो बेचारे जो थके हारे से होते हैं वो निकल जाते हैं, जिनको थोड़ी बहुत अकल आती है, दे रन अवे फ्रॉम देयर। बाकी देयर इज नथिंग। ये चाइना एक ऐसा एग्जांपल है मैम, यहाँ से आवाज निकलती है, हमने देखा है, इट डज रेजोनेट विद अ लॉट ऑफ द वर्ल्ड। कई लोगों का ये कहना है कि भाई शी जिनपिंग को हटाओ तो चाइना एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये इस रूमर में चाइनीज तो नहीं फंसे हुए अपने आप की भाई ये क्या बिग ब्रदर या स्टीम्ड बन जैसे उसको बोलते हैं ना, वो एक उसने कहीं पे जाके स्टीम बन गाया था, उसका नाम स्टीम बन हो रखा है। तो तो अगर स्टीम बन को आप निकाल देंगे या विनी द पू को आप निकाल देंगे तो चाइना ठीक हो जाएगा। आई होप दिस रूमर इज नॉट ट्रू विद इन द चाइनीज पीपल। आप व्हाट वुड यू कमेंट ऑन दिस? हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग सोच रहे हो कि लेकिन मुझे लगता है कि ये जो थॉट प्रोसेस होगा ये बहुत सारे फैक्शन में जो हैं उनके अंदर ये होगा कि अगर शी जिनपिंग जी को हटा देंगे तो हम लोग सब कुछ चाइना को जैसे पहले हु जिनताओ के टाइम पे था, जिसका जो मन आ रहा है कर रहे हैं, एक थोड़ा सा हार्मोनियस टाइप का हम सिचुएशन ला पाएंगे। लेकिन एक्चुअली इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप देखें तो ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन लोगों को मालूम है, और कहीं ना कहीं एक पैट्रियोटिज्म और एक पार्टी के प्रति जो भावना है वो हर इंडिविजुअल चाइनीज में कूट कूट के भरी हुई है। कम्युनिस्ट बाय नेचर, क्योंकि वो लोग बचपन से उस चीज को ट्रेन किया जाता है। आप ये समझिए कि हर इंडिविजुअल जो चाइना में स्कूलिंग करके बाहर आ रहा है, उसको शुरू से कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में इतना अच्छा बता दिया गया और उसका सक्सेस इतना बता दिया गया कि भाई हमने 20-25 सालों में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। तंग शॉपिंग के वो फॉर्मूले को अपनाते हुए हम लोगों ने इतने, आज हम यूएस को चैलेंज कर पा रहे हैं। ये सब चीजें इतनी कूट कूट के भरी है कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो सोचेंगे कि शी जिनपिंग जी हट जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर शी जिनपिंग जी हटेंगे तो ऐसा ही कोई और एक लीडर आ जाएगा, आएगा तो कम्युनिस्ट पार्टी का ही। तो कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट टोटली ये नहीं है। लेकिन दो चीजें हो सकती है। एक तो जैसे मैंने बोला कि इंटरनल फैक्शंस जो हैं, उनके कई लोग हैं जो इस चीज को प्रमोट कर रहे होंगे और इस चीज को फैला रहे होंगे कि भाई अगर शी जिनपिंग जी हट जाते हैं और दूसरा फैक्शन कोई आ जाता है, वो प्रिंसलिंग का आता है या चाहे वो शंघाई क्लीज के चांग जेमिन के आगे कोई प्रोटेजेस वगैरह आ जाते हैं, तो कोई भी इस टाइप का बंदा आता है तो हम लोग इसको नॉर्मलाइज कर देंगे। एक चैनल तो ये हो सकता है, और दूसरा चैनल इंटरनेशनल प्रेशर भी हो सकता है, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल प्रेशर, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहा होगा, यानी कि यूएस जो कि एक चैलेंज समझ रहा है चाइना को, तो वो एक नैरेटिव भी फैला रहा होगा आम लोगों में कि भी देखिए ये शी जिनपिंग जी हैं, इन्हीं की वजह से जब डोनाल्ड ट्रंप थे तब भी प्रॉब्लम था, अब बाइडेन जी आ गए तब भी प्रॉब्लम है। तो हमारा ट्रेड वॉर और ये जो हम लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं और जो ये तुम्हारी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है हमारी वजह से, या इकोनॉमी उतने अच्छी नहीं कर पा रही, अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आपने ये रिपोर्ट भी पढ़ी होगी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना से निकाले जा रहे हैं और इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं, और इसीलिए बहुत सारे जो आम लोग हैं वो इंडिया को सपोर्ट करें। ये एक वेस्टर्न नैरेटिव भी फैलाया गया होगा चाइना में, कि ऐसा है कि देखिए चाइना का तो हाल खराब हो रहा है और ये सब कुछ हो तो शी जिनपिंग की वजह से है, इन्होंने हर कंट्री के साथ लड़ाई ले ली है और हर जगह से आपकी इकोनॉमी को खराब कर रहे हैं। तो अगर शी जिनपिंग जी हट जाएंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये हमें भी मालूम है। क्योंकि जो आज इकोनॉमी का सिचुएशन है, अगर कोई भी ये चैलेंज करता है कि आज चाइना की इकोनॉमी वो 14% ग्रोथ रेट पे पहुंच जाएगी अगर शी जिनपिंग जी हट जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। इट इज अ सीरियस चैलेंज विद इन चाइना। चाइना की इकोनॉमी बहुत चैलेंजेस फेस कर रही है, और वो गलत नीतियों की वजह से फेस कर रही है। वो चलता रहेगा, 2 दिन में ये रिकवरी नहीं होगा। और वैसे भी बहुत लोग, बहुत स्कॉलर्स इस पे भी डिबेट किए कि जो चाइना का पीक पे जाना था वो जा चुका, अब इकोनॉमी इससे ज्यादा पीक पे नहीं जाएगी, तो ये डिक्लाइन में ही जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैंने लास्ट उसमें भी बोला था कि बहुत ज्यादा आप सोचेंगे तो 3 से 4% ग्रोथ रेट हो जाएगा, लेकिन 3 से 4% भी बहुत मैसिव ग्रोथ है पॉपुलेशन इकोनॉमी की स्केल के हिसाब से देखा जाए तो। ये हो जाएगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे 14%, 10%, 14% ग्रोथ रेट होगा, वो नहीं हो पाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि पूरा जो पीएलए है वो मतलब रॉकेट फोर्स से जैसे बहुत लोगों को हटाया जा रहा है, पर्जेस हो रहे हैं, वो पर्जेस बंद हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर शी जिनपिंग जी हटेंगे तो जो प्रेसिडेंट नया आएगा वो अपने लोगों को लाने की कोशिश करेगा, तो अगेन इसके पर्जेस होंगे। सारे साफ होंगे। हाँ, ये सारे साफ हो जाएंगे, फिर नए कुछ लोग आ जाएंगे। तो चाइना का सिचुएशन सिर्फ एक शी जिनपिंग जी के हटने से ही सब बदल जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, जिस स्टाइल का अभी टर्मोइल चल रहा है,
उसको शायद थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि अगर कोई जो लीडर है वो थोड़ा सा सेंसिबल आता है, जो कि बहुत हॉकिश चीजों को नहीं प्रमोट करता है, जैसे कि हमने डिप्लोमेसी में भी देखा, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेट्स को प्रमोट कर दिया कि भैया आप जाके इसको भी गाली दो, उसको भी गाली दो, ये मत करो, वो मत करो। वो थोड़ा सा हॉकिशनेस अगर कम हो जाएगा तो इट विल बी इजी टू बैलेंस। जैसे कि इंडिया के रिलेशंस में भी हम ये देखें, अगर इंडिया चाइना को नेगोशिएट करना है तो शी जिनपिंग जी जैसे बंदे अगर हट जाते हैं तो शायद हो सकता है कि कोई सेंसिबल आ जाएगा तो थोड़ा सोचेगा कि हमें रिलेशन मेंट करने, ये चीज पॉसिबिलिटी है। मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए वी डोंट हैव अ फाइट विद द शी जिनपिंग, वो तो एक सिम्टम है, डिजीज कुछ और है, एंड दैट इज समथिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल स्पेशली इन द वेस्ट, लोगों को बस लगता है इसको उठा दो सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद चाइना इज अ वेरी फ्रेंडली कंट्री। नो। नो, नो, एंड दैट अथॉरिटेरियन इज डिक्टेटरशिप्स कंप्लीटली के अंदर, फॉल्स। हाँ, अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप्स के अंदर अगर आप हिस्ट्री में देखें 90% ऑफ द टाइम the guy who came after the guy that you took out is worse. So that is how देखिए the चाइना game में works. जो एक चीज लोगों को समझने की जरूरत है कि चाइना की पॉलिसी आज नहीं बनी, जो भी नीति पे वो काम कर रहा है वो अचानक से आज नहीं बनी। ये जब से सीसीपी बनी है 21 से 1921 से लेकर धीरे धीरे जो प्रेसिडेंट माओ सेतुंग पावर में आए 49 में, उससे जो उन्होंने नीतियां बनाई हैं वही चल रही हैं। उसी को थोड़ा सा थोड़ा सा मोल्ड करके, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा शेप देके उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। एट द एंड जो उनका अल्टीमेट गोल है वो हमेशा से एक ही रहा है और वही रहेगा। अगर ये चाहते हैं कि 2050 में हम सुपर पावर बन जाएं, चाहे यूएस को नीचे कर दें या यूएस के साथ खड़े हो जाएं, तो ये उनका गोल आज नहीं बना और ये बहुत पहले से बना हुआ है और ये उसी चीज पे चल रहे हैं। ये चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो अगर कोई भी लीडर नया भी आता है वो इसी गोल को परस्यू करेगा। कुछ चीजों में वो थोड़ा सा बोलने में या काम करने में वो थोड़ा सा मॉडेस्ट हो सकता है, थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन हो सकता है, थोड़ा सा एमिकेबल हो सकता है, लेकिन पॉलिसीज उसकी चेंज हो जाएंगी ऐसा नहीं है। और जो लोग जो ये पॉलिसीज चाइनीज बनाते भी हैं, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाते हैं, मतलब 50 साल आगे की बनाते हैं। ऐसे नहीं सोचते कि आज 2 साल की हमने बना दी क्योंकि हमारी पावर जाने वाली। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये होता है कि हम 5 साल अगर रहने वाले तो हम 5 साल की नीति बना दे, 5 साल के बाद देखेंगे अगर हम पावर में आएंगे तो फिर नई कोई पॉलिसी बना देंगे। लेकिन चाइना का ऐसा नहीं है। इन लोगों की जो पॉलिसीज बनती है वो 10-10 20-20 साल से ज्यादा की बनती है। तो वो लोग लॉन्ग विजन पे चलते हैं। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। That is indeed true, ma'am. Ma'am, I think this has been a very fantastic episode. हमने because ये rumors के बारे में जो मैं आज से सीख लूंगा कि यार डोंट डिसमिस ऑल ऑफ देम, एनालाइज करिए, कोई चीज जो एकदम मतलब एकदम रेडिकल है उसको छोड़ दीजिए, एनालाइज करिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या बोल रहा है, कहाँ से आ रहा है, देन यू प्रॉब्ली बी एबल टू मेक आउट क्या गेम है. But of course, yes, there's a lot of mirchi masala which is there, so you need to be very careful before taking a decision. Ma'am, thank you so much. आपसे बात करके सीख के बहुत, obviously it is always a pleasure and there is no question about it, and I'm always looking forward to find another opportunity to talk to you and hope for that very fast. Till then, ma'am, thank you so much. Jai Hind. थैंक यू वेरी मच। नमस्कार टू ऑल योर व्यूअर्स एंड जय हिंद। Thank you, ma'am.